ओके, सो अब हम पढ़ रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 कि के लिमिटेड रिक्वायर्ड यू टू ऑर्गेनाइज अ मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम। तो के लिमिटेड चाहता है कि आप उनके लिए मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करें। ब्रीफली स्टेट प्लान ऑफ एक्शन। तो ऑर्गेनाइजिंग अ मैनेजमेंट ऑडिट फॉर के लिमिटेड, द की रिक्वायरमेंट ऑफ अ सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम वुड बी द अप्रूवल एंड सपोर्ट ऑफ द टॉप मैनेजमेंट। एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम तभी होगा जब टॉप मैनेजमेंट से उसे अप्रूवल और सपोर्ट रहेगा टू इनिशिएट। अकॉर्डिंगली द फॉलोइंग शैल बी द मैटर्स दैट शुड बी कंसीडर। तो हमको ये फॉलोइंग मैटर्स है जो कंसीडर करने पड़ेंगे वाइल ऑर्गेनाइजिंग द मैनेजमेंट ऑडिट ऑफ के लिमिटेड। devising the statement of policy. The management support must be reflected clearly and categorically in the company's highest policy statement. तो जो मैनेजमेंट सपोर्ट है मस्ट बी रिफ्लेक्टेड क्लियरली एंड कैटेगरिकली इन द कंपनी हाईएस्ट पॉलिसी स्टेटमेंट। द पॉलिसी स्टेटमेंट शुड बी क्वाइट स्पेसिफिक। तो जो सिंपल सी बात है कि डिवाइजिंग द स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी, जब हम मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम क्रिएट करें तो हम पॉलिसी क्रिएट करेंगे, डिवाइजिंग अ स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी। तो जब कंपनीज हाईएस्ट पॉलिसी डॉक्यूमेंट में मैनेजमेंट का सपोर्ट क्लियरली स्टेट करना चाहिए, वो पॉलिसी स्टेटमेंट स्पेसिफिक होना चाहिए जिसमें क्लियरली द स्कोप, स्टेटस ऑफ मैनेजमेंट ऑडिटिंग की कितनी उसको वैल्यू दी गई है, कौन अथॉरिटी है, कौन करेगा, किस तरीके से रिपोर्ट इशू करे जाएंगे, रिकमेंडेशन, करेक्टिव एक्शन, इवैल्यूएशन ऑफ करेक्टिव एक्शन। द स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी शुड लेट डाउन द क्लियर टर्म्स। उसमें जो भी टर्म्स है वो क्लियर टर्म्स होनी चाहिए फॉर द स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म बाय द मैनेजमेंट ऑडिटर। क्योंकि स्कोप ऑफ एक्टिविटी इज द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर बिल्डिंग अप सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम। तो एक जो सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम है वो वैसे ही होगा, वो तभी होगा अच्छे से जब एक बेसिक रिक्वायरमेंट जो है सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम तभी होगा जब स्कोप उसका अच्छे से रिटर्न होगा। The statement must categorically say that the management auditor is capable of reviewing administrative and management control over any activity within the company. तो स्टेटमेंट ये रिफ्लेक्ट करना चाहिए कि जो मैनेजमेंट ऑडिटर है वो मैनेजमेंट ऑडिटर केपेबल है कि वो रिव्यू कर सकता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट कंट्रोल over any activity within the company. However, he should not be expected to extend his activities to the evaluation of performance of professional and technical activities, calling for specialized knowledge and skills. वो उन एक्टिविटीज़ को रिव्यू नहीं कर सकता जिसमें प्रोफेशनल एंड टेक्निकल एक्टिविटीज़ का इन्वॉल्वमेंट है। तो ही शुड नॉट बी एक्सपेक्टेड टू एक्सटेंड हिज एक्टिविटीज़ टू द इवेल्युएशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ profession and technical activities, calling for specialized knowledge. So he should not be expected to extend his activities in the evaluation of performance. जिस एक्टिविटी में प्रोफेशनल और टेक्निकल एक्टिविटीज़ में स्पेसिफिक एरियाज ऑफ नॉलेज लगता है, स्किल लगती है, उन एरियाज़ को वो इवेल्युएट नहीं करेगा। फिर लोकेशन ऑफ ऑडिट फंक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। सम ऑर्गेनाइजेशन डिपेंडिंग अपॉन द साइज नेचर ऑफ हैव established a separate department of audit specialist where the head of department report directly to the top executive। क्या बोला गया है कि लोकेशन ऑफ ऑडिट फंक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। हमने इसके पहले पढ़ा डिवाइजिंग द स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी, जो हमको एक मैटर है जो हमको कंसिडर करना पड़ेगा वाइल ऑर्गेनाइजिंग द मैनेजमेंट ऑडिट। सेकेंड क्या है, लोकेशन ऑफ द ऑडिट फंक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। Some organization depending upon the size and nature of have established a separate department of audit specialist। तो कुछ ऑर्गेनाइजेशन ने तो ऑडिट स्पेशलिस्ट का सेपरेट डिपार्टमेंट बना के रखा है वेयर द हेड ऑफ डिपार्टमेंट रिपोर्ट डायरेक्टली टू द टॉप एग्जीक्यूटिव, जहाँ पे जो उस डिपार्टमेंट का हेड है वो टॉप एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट करता है। इन सर्टन केसेस द ऑडिटर ग्रुप में बी अ पार्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑफ मैनेजमेंट सर्विस डिपार्टमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल डिपार्टमेंट एंड सम अदर यूनिट्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। The most important question, however, is that the function should be entirely independent। जो भी हो, important question तो ये है कि जो इनका फंक्शन है वो entirely independent होना चाहिए as possible of pressure from various groups of the enterprise। The greater the independence, the greater is the freedom to work effectively। अगर ज़्यादा सही तरीके से इंडिपेंडेंस रहेगा तो हम इफेक्टिव तरीके से वर्क कर सकते हैं। एंड देयरफॉर इट इज़ बेटर
टू प्लेस द ऑडिटिंग फंक्शन क्वाइट हाई इन द ऑर्गेनाइजेशन, इसलिए ऑडिटिंग फंक्शन को क्वाइट हाई रखना जरूरी है. वन ऑफ द कॉन्ट्रोवर्सी दैट इज यूजुअली रेज्ड इज वेदर द मैनेजमेंट ऑडिटर शुड रिपोर्ट टू द फाइनेंस डायरेक्टर to whom he may be administratively responsible or the managing director where he has no administrative responsibility. The third opinion would like the auditor to report to an audit committee comprising of senior executive of the company who are preferably board member. A different school of thought would like the auditor to report to both the finance director and audit committee. Though the controversy rages and no definite solution can be arrived, it is felt that a controversy regarding which of this person the management auditor should report is not much substance where independence exists. His independence is entirely dependent on the management attitude towards the audit. कुल मिला के ये फालतू की चीज़ें दे के रखी है, यहाँ से यहाँ तक इसको इंटरटेन नहीं किया जाए. एंड हमें यहाँ से पढ़ना चाहिए कि जो हिज इंडिपेंडेंस इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन द मैनेजमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑडिट. मैनेजमेंट के एटीट्यूड से डिफाइन होता है कि वो ऑडिटर को इंडिपेंडेंट फंक्शन करने को हेल्प कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. द क्रेडिबिलिटी द मैनेजमेंट ऑडिटर हैज़ विद द मैनेजमेंट, तो हमें ये देखना पड़ेगा मैनेजमेंट एटीट्यूड जो क्रेडिबिलिटी है the management auditor has with the management and the management positive will listen to the self criticism for the self betterment. तो जो credibility है management auditor has with the management and the management positive attitude, सुनने का attitude management का, वो सब help करता है independence function करने में. फिर आता है allocation of personnel. Whatever be the size of the enterprise कुछ भी हो, it is the important that मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम में हमको बहुत ज़रूरी है अलोकेशन ऑफ पर्सनल पे ध्यान देना. तो जो हमने सबसे पहले पढ़ा हमने डिवाइजिंग द स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी, कि हमको एक पॉलिसी बनानी पड़ती है जिसमें मैनेजमेंट ऑडिटर जो या मैनेजमेंट ऑडिट फंक्शन है, इसको एक हाई पोजीशन देनी पड़ती है. फिर लोकेशन ऑफ ऑडिट फंक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, और डिवाइस द स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी में हमने ये पढ़ा था कि जो पॉलिसी है, स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी है, वो क्लियर्ड होनी चाहिए, क्लियर टर्म्स होना चाहिए, स्कोप ऑफ एक्टिविटी उसकी क्लियर होनी चाहिए. और हमने फिर लोकेशन की बात करी जिसमें हमने ये पढ़ा था कि उसको हाई पोजीशन देनी चाहिए. फिर अलोकेशन ऑफ पर्सनल में क्या आया कि वॉट एवर बी द साइज ऑफ द इंटरप्राइज, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट ऑल पर्सन सिलेक्टेड एंड असाइन टू ऑडिट प्रोसेस अ गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑडिटिंग थ्योरी. तो सबसे पहले गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए ऑडिटिंग थ्योरी की. अ थॉरो नॉलेज ऑफ द फंडामेंटल ऑफ बोथ ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, थॉरो नॉलेज ऑफ फंडामेंटल होना चाहिए. द प्रिंसिपल एंड द इफेक्टिव मेथड्स ऑफ कंट्रोल की मेथड्स क्या होती है, इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए. तो एंड द रिक्वायरमेंट फॉर कंडक्टिंग साइंटिफिक अप्रेजल, द जनरल गाइडलाइन ऑफ इंटरनल ऑडिटिंग इशूड बाय द इंस्टीट्यूट, और इंस्टीट्यूट ने बकायदा एक जनरल गाइडलाइन भी इशू करी थी फॉर द इंटरनल ऑडिटिंग. Issued by the institute also emphasizes that qualification of auditor whose areas extend beyond the review of financial control, as the management auditor is expected to evaluate the operational performance and non-monetary operational performance and non-monetary operational control पे ये फोकस करता है. He should possess basic knowledge of technology, स्पेसिफिक नहीं बट कम से कम बेसिक नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी होना चाहिए, एंड कमर्शियल प्रैक्टिस ऑफ द एंटरप्राइज. तो बेसिक नॉलेज होना चाहिए टेक्नोलॉजी का एंड कमर्शियल प्रैक्टिसेस का जो एंटरप्राइज में होता है. एन इंक्वायरिंग एनालिटिकल प्रैग्मेटिक एंड इमेजिनेटिव अप्रोच एंड अ थॉरो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कंट्रोल सिस्टम की. द मैनेजमेंट ऑडिटर शुड ऑल्सो हैव अ बेसिक नॉलेज ऑफ कॉमर्स, लॉ, टैक्सेशन, अकाउंटिंग जो भी है. नॉलेज इन दिस एरियाज वुड बी एडिक्वेट फॉर हिम टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम. जब इस एरियाज में नॉलेज होता है तो नॉलेज इन दिस एरियाज वुड बी एडिक्वेट फॉर हिम टू आइडेंटिफाई प्रॉब्लम्स एंड टू डिटरमाइन स्टेप्स. अगर नॉलेज होगा सही तरीके से तो आप आइडेंटिफाई कर सकोगे प्रॉब्लम्स कि किस जगह पे प्रॉब्लम्स आ सकती है, एंड टू डिटरमाइन स्टेप्स टू बी टेकन व्हेन अ प्रॉब्लम इज आइडेंटिफाइड. और जब प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड हो जाए तो कहाँ जो है क्या स्टेप हमको लेनी. इन पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिविजुअल असाइन टू द जॉब शुड हैव अ इंक्लिनेशन टुवर्ड एनालिसिस. जो इंडिविजुअल है जो इस जॉब के लिए असाइन होते हैं उनका इंक्लिनेशन एनालिसिस की तरफ होना चाहिए. अ हाई डिग्री ऑफ इमेजिनेशन, एक हाई डिग्री ऑफ इमेजिनेशन होना चाहिए, एंड द एबिलिटी टू राइट एंड एक्सप्रेस देमसेल्फ क्लियरली एंड लॉजिकली.
और एक एबिलिटी होना चाहिए कि वो राइट कर सके या एक्सप्रेस कर सके अपने आप को क्लियरली एंड लॉजिकली एक्सप्रेस कर सके। अब आता है स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम। एक मैनेजमेंट ऑडिट तभी अच्छे से होगा जब स्टाफ भी प्रॉपर्ली ट्रेंड होगी। तो एक कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोग्राम तो होना चाहिए अगर आपको एक क्वालिटी अचीव करनी है टू इन परफॉर्मिंग ऑडिट असाइनमेंट, बिकॉज द मैनेजमेंट ऑडिटर मस्ट कीप अब्रेस्ट ऑफ न्यू वेज to improve auditing standards. An effective training program enables staff to assume additional responsibility. एक इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम जो होता है वो हेल्प करता है स्टाफ को, ये इनेबल करता है स्टाफ को टू एज्यूम एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एडवांसमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन। दस द प्रोग्राम एक्ट एज एन इंसेंटिव ऑफ ड्रॉइंग केपेबल पीपल। ये एक इंसेंटिव है और इससे केपेबल पीपल ड्रॉ होते हैं इन दी डिपार्टमेंट। टाइम एंड अदर एस्पेक्ट। Time and cost will vary from each assignment depending upon the nature of assignment, the number of auditor assigned to perform work, and the whether or not more specialists in particular field are required. An audit of production planning and control department. Time and other aspect की बात करते हैं। The time and cost will vary for each assignment. हर assignment के respect में time and cost vary करता है depending upon the nature of assignment. Nature of assignment पे देखा जाता है कितना time है, कितना cost है। The number of auditors assigned to perform the work and whether or not more specialists in a particular field are required. The number of auditors assigned to perform the work and whether or not specialists in a particular field are required. तो हमें ये सब देखना चाहिए कि कितने ऑडिटर को हमको ज़रूरत पड़ेगी, क्या हमको स्पेशलिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी किसी फील्ड को चेक करने के लिए। ऑडिट ऑफ अ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट फॉर एग्जाम्पल बिकॉज ऑफ इट्स साइज एंड अदर फैक्टर्स कुड रिक्वायर एन ऑडिट स्टाफ ऑफ सेवरल पर्सन। जनरली देखा जाए जब हम ऑडिट करते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग का या हम कंट्रोल डिपार्टमेंट को ऑडिट करते हैं तो हमें वेरियस पर्सन लगते हैं इन एडिशन अ स्पेशलिस्ट। एक मिनट ये हाँ इन फॉर एग्जांपल ठीक है, ये फॉर एग्जांपल की बात कर ली। इन एडिशन अ स्पेशलिस्ट इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड वन इन द प्रोडक्शन कंट्रोल। इफ एन असाइनमेंट इज वन which require technical assistance of a nature unavailable within the audit group, it might be advisable to seek a qualified आउटसाइड कंसल्टेंट टू परफॉर्म द वर्क। और अगर ऑडिटर को कभी नीड हो तो ऑडिटर जो है स्पेसिफिक स्पेशलिस्ट जो है अगर उनको ऑडिट फॉर्म में अवेलेबल नहीं हो रहा है तो किसी क्वालिफाइड कंसल्टेंट को हायर भी कर सकते हैं टू परफॉर्म द वर्क। सिंपल सी बात है। फ्रीक्वेंसी। हैविंग स्पेसिफाइड वेरियस अप्रोचेस टू मैनेजमेंट ऑडिट इंक्लूड इट्स स्कोप एंड स्टाफिंग रिक्वायरमेंट। द लास्ट आइटम दैट शुड बी कंसिडर्ड बिफोर अंडरटेकिंग सच एन ऑडिट इज इट्स फ्रीक्वेंसी। तो ऑडिट प्रोग्राम में हमको फ्रीक्वेंसी का भी ध्यान देना चाहिए। द प्राइम कंसिडरेशन शुड बी गिवन टू द नेचर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का नेचर चेक करना चाहिए कि ऑर्गेनाइजेशन का नेचर क्या है, क्या इसमें फ्रीक्वेंसी जो है वो मैनेजमेंट ऑडिट करना जरूरी है। तो इज़ द कंपनी फास्ट चेंजिंग इंडस्ट्री वेयर देयर इज द ग्रेट एक्सेंट ऑन द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, जहाँ पे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ज़्यादा यूज़ है, ज़्यादा एक्सेस है। when the organization is subject to rapid change or the total resources utilized are expensive, जो रिसोर्स यूटिलाइज कर रहे हैं वो एक्सपेंसिव है, ऑर्गेनाइजेशन रैपिडली चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिटिंग शुड बी ग्रेटर। तो तब फ्रीक्वेंसी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट ग्रेटर होना चाहिए। क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट ग्रेटर इसलिए होना चाहिए क्योंकि फ्रीक्वेंसी ऑफ मैनेजमेंट ऑडिटर जो है ग्रेटर इसलिए होना चाहिए क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन रैपिडली चेंज होता है और रिसोर्सेज उसमें बहुत ही ज़्यादा ही हाई है। Then what it does not undergo rapid changes of the organization employed are not high in value. Okay, तो इस तरीके से हमने ये फ्रीक्वेंसी वाला पॉइंट देख लिया। तो लास्ट वाला पॉइंट कंक्लूडिंग पॉइंट है। तो रादर देन उस पर जाते हुए हमने क्या देखा है कि यार के लिमिटेड रिक्वायर करता था मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम एक प्रॉपर बनाने का। ब्रीफली स्टेट अ प्लान ऑफ एक्शन। अब मैनेजमेंट ऑडिट प्रोग्राम हमको बनाना है तो वो सक्सेसफुल तभी बनेगा जब उस ऑडिट प्रोग्राम को अप्रूवल और सपोर्ट मिल जाए टॉप मैनेजमेंट से। तो एक मैनेजमेंट जो प्रोग्राम है वो अच्छे से हो जाएगा। फॉलोइंग मैटर्स हमको देखने पड़ते हैं जब हम मैनेजमेंट ऑडिट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी। हमने पढ़ा कि ये तो कंपनी के हाईएस्ट जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट होते हैं उसमें ये बताना चाहिए, मैनेजमेंट का जो सपोर्ट है वो रिफ्लेक्ट करना चाहिए ताकि एक मोटिवेशन मिले मैनेजमेंट को भी कि उन्होंने एक सपोर्ट करा है। और ये क्लियरली शो भी होना चाहिए, क्लियरली स्कोप बताना चाहिए स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी में कि मैनेजमेंट ऑडिट की पॉलिसी में स्कोप बताना चाहिए। और स्टेटस क्या है मैनेजमेंट ऑडिट का एंटरप्राइज में, कौन करेगा, कौन रिपोर्ट इशू करेगा, करेक्टिव एक्शन क्या लेंगे, रिकमेंडेशन
ये सब चीज़ें बताना पड़ती है प्रोग्राम में कि आपको ऑडिट किस तरीके से करना है, कि आपको रिपोर्ट इशू करनी है, आपको रिकमेंडेशन करना है, आपको करेक्टिव और इवेल्युएट द करेक्टिव एक्शन। हमको ये भी इवेल्युएट करना है कि क्या करेक्टिव एक्शन क्या ले सकते हैं, रिकमेंडेशन। हाँ, हमको ये भी देखना है कि उन्होंने जो करेक्टिव एक्शन लिए हैं वो सही भी लिए हैं कि नहीं लिए हैं। तो मैनेजमेंट ऑडिट एक तरीके से कंपनी के बेनिफिट के लिए बात करता है, वो कंपनी से जुड़ा हुआ ही रहता है पर इंडिपेंडेंट रहता है। स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी, इसलिए इसमें क्लियर टर्म्स होना चाहिए, स्कोप ऑफ एक्टिविटीज़ जो मैनेजमेंट ऑडिटर परफॉर्म करेगा। अब स्टेटमेंट मस्ट बी कैटेगरिकली सेड दैट द मैनेजमेंट ऑडिटर इज कैपेबल ऑफ रिव्यूइंग एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजमेंट कंट्रोल। तो सिंपल सी बात है कि वो मैनेजमेंट ऑडिटर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव और मैनेजरियल कंट्रोल ही देखेगा रादर देन वो प्रोफेशनल और टेक्निकल एक्टिविटीज़ देखने की जगह। तो वो प्रोफेशनल और टेक्निकल एक्टिविटीज़ नहीं देखेगा, वो सिंपल सी बात है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड मैनेजरियल कंट्रोल ही देखेगा। अब प्रोफेशनल और टेक्निकल एक्टिविटीज़ जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत है वो चीज़ नहीं देखी जाएगी। तो जो प्रोफेशनल और टेक्निकल एक्टिविटीज़ है जिसमें स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत है वो मैनेजमेंट ऑडिटर जो है वो इवेल्युएट नहीं करेगा। फिर लोकेशन ऑफ ऑडिट फंक्शन, हमने पढ़ा डिवाइसिंग स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी, लोकेशन ऑफ ऑडिट फंक्शन। हमको ये देखना पड़ता है कि देखो कुछ ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसा है कि ऑडिट स्पेशलिस्ट का डिपार्टमेंट बना हुआ है जहाँ पे डिपार्टमेंट का हेड जो है वो टॉप एग्जीक्यूटिव को रिपोर्ट करता है। तो सिंपल सी बात है, हमको ये देखना है कि लोकेशन क्या है, क्योंकि अगर टॉप हाई पोजीशन पे रहता है तो उससे इंडिपेंडेंस शो होती है। तो सिंपल सी बात है, एट द एंड हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो ये है कि वो इंटायरली इंडिपेंडेंट होना चाहिए, और अगर जितना ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहेगा उतना वो इफेक्टिवली वर्क कर पाएगा। एंड देयरफॉर इट इज़ बेटर टू प्लेस द ऑडिटिंग फंक्शन क्वाइट हाई। तो बहुत ज़रूरी है कि वो प्लेस करे अपने ऑडिटिंग फंक्शन को क्वाइट हाई। अब मैनेजमेंट, हाँ, और दिस इंडिपेंडेंस इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन द मैनेजमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स द ऑडिट। हिज इंडिपेंडेंस इज इंटायरली डिपेंडेंट, जो उसका इंडिपेंडेंस है वो इंटायरली डिपेंडेंट ऑन द मैनेजमेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स ऑडिट। इंडिपेंडेंस इंटायरली डिपेंडेंट ऑन द मैनेजमेंट एटीट्यूड, अगर मैनेजमेंट का एटीट्यूड सही रहेगा या मैनेजमेंट और ऑडिटर के बीच में एक क्रेडिबिलिटी रहेगी और ट्रस्ट वर्दीनेस रहेगी, और मैनेजमेंट की पॉसिबल विल टू लिसन द क्रिटिसिज्म वो हेल्प करेगा फॉर सेल्फ बेटरमेंट। अलोकेशन ऑफ पर्सनल, वॉट एवर बी द साइज ऑफ द इंटरप्राइज, हमको ये देखना पड़ता है कि अलोकेशन ऑफ पर्सनल हमको चूज़ करने पड़ते हैं मैनेजमेंट ऑडिट के लिए। तो बाकायदा उन्हें ऑडिटिंग थ्योरी का नॉलेज होना चाहिए, उनको फंडामेंटल्स के नॉलेज होना चाहिए, उन्हें कंट्रोल्स का नॉलेज होना चाहिए कि किस किस तरीके से कंट्रोल्स लगाए जा सकते हैं। और जनरल गाइडलाइंस की बात करें तो मैनेजमेंट ऑडिटर इज एक्सपेक्टेड टू इवैल्यूएट ऑपरेशनल परफॉर्मेंस एंड नॉन मॉनिटरी ऑपरेशनल कंट्रोल। तो ऑपरेशनल कंट्रोल देखती है मैनेजमेंट ऑडिटर ऑपरेशनल परफॉर्मेंस चेक करते हैं, नॉन मॉनिटरी ऑपरेशनल कंट्रोल को चेक किया जाता है, और उनमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए टेक्नोलॉजी का और कमर्शियल प्रैक्टिस ऑफ द इंटरप्राइज। तो उनमें एक बेसिक नॉलेज होना चाहिए टेक्नोलॉजी का और कमर्शियल प्रैक्टिस ऑफ द इंटरप्राइज थ्रू अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंट्रोल सिस्टम, और एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कंट्रोल सिस्टम का, बेसिक नॉलेज होना चाहिए टेक्नोलॉजी का, और जो कमर्शियल प्रैक्टिस है एंटरप्राइज में उनका बेसिक नॉलेज होना चाहिए, और एक थॉरो अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए कंट्रोल सिस्टम का। तो जो ये नॉलेज है, ये अंडरस्टैंडिंग है, ये हेल्प करता है कि वो आइडेंटिफाई कर सके प्रॉब्लम और किस तरीके से जो है उसको क्योर किया जा सकता है। ठीक है, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई में मदद मिलती है, उसको सॉल्व करने में मदद मिलती है। तो जो अप्रोच होना चाहिए जो इंडिविजुअल के जो कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए वो इंक्लाइन टूवर्ड एनालिसिस होना चाहिए, एक हाई डिग्री ऑफ इमेजिनेशन उसके अंदर होना चाहिए, और एबिलिटी टू राइट एंड एक्सप्रेस देम सेल्फ क्लियरली एंड लॉजिकली, उनके अंदर एक एबिलिटी होना चाहिए टू राइट एंड एक्सप्रेस देम सेल्फ क्लियरली एंड लॉजिकली। द स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो कंटिन्यूस जो ट्रेनिंग प्रोग्राम, इस तो स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम में कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो कंटिन्यूस ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। अगर हमें अचीव करना है, अपने को हायर ऑब्जेक्टिव अचीव करना है, लोगों को केपेबल बनाना है, तो एक प्रॉपर ट्रेनिंग तो जरूरी है टू अचीव द क्वालिटी इन परफॉर्मिंग ऑडिट असाइनमेंट, बिकॉज द मैनेजमेंट ऑडिटर मस्ट कीप अब्रेस्ट ऑफ न्यू वेज टू इम्प्रूव ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। एक इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए, इनेबल्स द स्टाफ टू एज्यूम एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एडवांसमेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन। अगर एक इफेक्टिव ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है तो वो इनेबल करता है स्टाफ को कि वो एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और ले और एडवांसमेंट इन दी ऑर्गेनाइजेशन हो। दस द प्रोग्राम एक्ट एज इंसेंटिव फॉर ड्रॉइंग कैपेबल पीपल इनटू द डिपार्टमेंट एंड कीपिंग देम। तो जो प्रोग्राम है
वो प्रोग्राम इस इंसेंटिव एक्ट करता है और हेल्प करता है फॉर ड्राइंग केपेबल पीपल, और केपेबल पीपल ड्रॉ करने में मदद मिलती है। टाइम एंड अदर एस्पेक्ट, अगर टाइम एंड अदर एस्पेक्ट देखें तो टाइम एंड कॉस्ट विल वेरी फॉर ईच असाइनमेंट। हर असाइनमेंट में टाइम एंड कॉस्ट तो वेरी होता है डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ असाइनमेंट, नंबर ऑफ ऑडिटर असाइन टू परफॉर्म द वर्क। तो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ असाइनमेंट जो है नंबर ऑफ ऑडिटर जो है असाइन किए जाते हैं, एंड वेदर स्पेशलिस्ट की ज़रूरत है कि नहीं है उस असाइनमेंट को चेक करने में। जनरली एन ऑडिट ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल डिपार्टमेंट जो है वो एक ऐसा नेचर ऑफ असाइनमेंट है प्रोडक्शन प्लानिंग और कंट्रोल डिपार्टमेंट में कि सेवरल पर्सन की नीड हो जाती है। तो या अब उसमें फिर सिचुएशन बेस्ड हमको देखना पड़ता है कि क्या हमें स्पेशलिस्ट ज़रूरत है, तो स्पेशलिस्ट या तो ऑडिट फॉर्म में अवेलेबल है कि हमें किसी क्वालिफाइड आउटसाइड कंसल्टेंट की नीड पड़ेगी टू परफॉर्म द वर्क। तो वैसे हमको एनालाइज करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी में हमने पढ़ा था कि जो है फास्ट चेंजिंग इंडस्ट्री होगी तो फ्रीक्वेंसी ऑडिट होना चाहिए, या रिसोर्सेज जो है एक्सपेंसिव होंगे, रैपिड चेंज होता है इंडस्ट्री में, या टोटल रिसोर्सेज यूटिलाइज एक्सपेंसिव है, तो फ्रीक्वेंसी जो है फ्रीक्वेंसी मैनेजमेंट ऑडिट की ज़्यादा होती है। तो इस तरीके से हमने पढ़ा था ये कि डिवाइसिंग स्टेटमेंट ऑफ पॉलिसी, लोकेशन ऑफ ऑडिट फंक्शन, अलोकेशन ऑफ पर्सनल, स्टाफ ट्रेनिंग प्रोग्राम, टाइम एंड अदर एस्पेक्ट एंड फ्रीक्वेंसी। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन ओवर होता है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है 7th मेजर डिफरेंसेस बिटवीन फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑडिटिंग। बट इसके पहले हम 8th क्वेश्चन कर लेते हैं जो बहुत ही छोटा है, राइट शॉर्ट नोट ऑन समरी रिटर्न रिपोर्ट। अब समरी रिटर्न रिपोर्ट को फ्लैश रिपोर्ट भी बोला जाता है। दे आर सिग्निफिकेंट हाईलाइट ऑफ इमीडिएट अटेंशन ऑफ टॉप मैनेजमेंट। इस रिपोर्ट में सिग्निफिकेंट हाईलाइट्स रहती है जिस पे टॉप मैनेजमेंट का इमीडिएट अटेंशन जाए। जनरली सस्पेक्टेड डिफैल्केशन आर रिपोर्टेड ब्रीफली टू द अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफिशियल ऑन द फ्लैश बेसिस। जनरली जो है सस्पेक्टेड डिफैल्केशन जो रहते हैं आर रिपोर्टेड ब्रीफली टू द अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट ऑफिशियल ऑन अ फ्लैश बेसिस। सस्पेक्टेड डिफैल्केशन को थोड़ा सा हिंट के थ्रू बता दिया जाता है, फ्लैश बेसिस में बता दिया जाता है ऑफन एंडिंग अप इन अ रेफरल फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। जो एक हेल्प मिलेगा जिसको रेफर कर सकते हैं फॉर, और ये हेल्प मिलेगा फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन और लीगल एक्शन करने में। ये जो है डिफैल्केशन की जो इन्फॉर्मेशन है ये हेल्प करेगी। इट इज़ द कॉमन प्रैक्टिस इन नंबर ऑफ कंपनीज इशूइंग अ रिपोर्ट क्वाइट फ्रीक्वेंटली समराइजिंग द वेरियस इंडिविजुअल रिपोर्ट। अब क्योंकि वेरियस इंडिविजुअल रिपोर्ट इशू करी जाती है, लार्ज रिपोर्ट इशू करी जाती है जिनमें कंटेंट ज़्यादा होता है, तो उसको ब्रीफ एंड कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में एक्सप्रेस करना है तो फ्लैश रिपोर्ट इसलिए दी जाती है। सच रिपोर्ट आर प्राइमरीली इशूड फॉर ऑडिट कमेटी। जनरली ऑडिट कमेटी के लिए ये इशू की जाती है ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड फॉर द अदर टॉप लेवल मैनेजर हु डू नॉट हैव सफिशिएंट टाइम टू गो थ्रू द इलैबोरेट रिपोर्ट। तो जिनको इलैबोरेट रिपोर्ट में जाने का सफिशिएंट टाइम नहीं है तो बेटर है कि उनको फ्लैश रिपोर्ट से हमने सिग्निफिकेंट हाईलाइट्स बताए एंड द मैटर विच आर रिक्वायर्ड टू बी ब्रॉट टू देयर नोटिस फॉर इमीडिएट एक्शन एंड द मैटर विच आर ब्रॉट टू देयर नोटिस फॉर इमीडिएट एक्शन, और उसके थ्रू मैटर्स बताए जाते हैं जो उनकी नोटिस में आए एंड वो एक इमीडिएट एक्शन दे। तो इस तरीके से हमने समरी रिटर्न रिपोर्ट को समझा कि ये एक फ्लैश रिपोर्ट होती है जिसमें सिग्निफिकेंट हाईलाइट्स जो है, जो हम टॉप मैनेजमेंट को ध्यान दिलाना चाहते हैं वो सिग्निफिकेंट हाईलाइट्स शो होते हैं। जो सस्पेक्टेड डिफैल्केशन है वो रिपोर्ट करे जाते हैं समरी रिटर्न रिपोर्ट से सिग्निफिकेंट हाईलाइट जो है वो शो किए जाते हैं। एंड ऑफन एंडिंग अप, अभी जो सिग्निफिकेंट हाईलाइट हम शो कर रहे हैं ये ऑफन एंडिंग अप, तो ऑफन एंडिंग अप इन अ रेफरल फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। तो ये ऑफन एंडिंग अप इन अ रेफरल फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन एंड लीगल एक्शन। तो ये जो है सिग्निफिकेंट हाईलाइट्स जो हम कर रहे हैं ये ऑफन एंडिंग अप इन अ रेफरल फॉर, ये रेफरेंस में मदद करता है फॉर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन लीगल एक्शन में। अब जो इंडिविजुअल रिपोर्ट इशू करते हैं इसको समरी फॉर्मेट में, जिनका रेंज ऑफ कंटेंट ज़्यादा होता है, उसको ब्रीफ और कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में बताने के लिए हमें समरी रिटर्न रिपोर्ट इशू करनी पड़ती है। ये ऑडिट कमेटी के लिए होता है जिनके पास इलैबोरेट रिपोर्ट को पढ़ने का टाइम नहीं है, पर हमको वो मैटर जो है वो पर्टिकुलरली मैटर उनको नोटिस में लेकर आने हैं, तो ये उनके लिए यूज़ होता है। अब इसके बाद क्वेश्चन है राइट शॉर्ट नोट ऑन जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट। और जनरल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट में हम पढ़ चुके हैं 3 अप्रेजल के पॉइंट कि अप्रेजल ऑफ कंट्रोल, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस
अप्रेजल ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड प्लान एंड अप्रेजल ऑफ जो है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तो सिंस हम ये पहले भी रीड आउट कर चुके हैं तो इसको वापस करने की जरूरत नहीं है। साथ ही बात स्कोप ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट भी एक जनरल क्वेश्चन है, ठीक है। ये हम पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ लेते हैं कि क्या पूछेंगे। ये WWF लिमिटेड की बात करें जो एक पब्लिक कंपनी है। जिस तो पब्लिक कंपनी है तो हमको ये देखना पड़ता है, तो हमको जो है इसमें लिमिट हमने पढ़ी थी, राइट, लिमिट हमने पढ़ी, तो उस लिमिट को देखते हुए हमको ध्यान देना पड़ेगा इधर। तो अब WWF लिमिटेड इज द पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप कैपिटल 40 लाख, तो जो 50 लाख से कम है इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, विच रेज 60 लाख इन द करंट फाइनेंशियल ईयर अंडर ऑडिट। तो करंट फाइनेंशियल में 60 लाख रेज करा, ठीक है। हमको क्या मतलब है उसका, कंपनी का टर्नओवर जो है प्रीसीडिंग 3 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर में 49, 145 और 150 करोड़ था, मतलब टर्नओवर भी 200 करोड़ से कम है। अब ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर जो है WWF लिमिटेड बोरोड अ लोन फ्रॉम पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन बोरो करा। अब ये एक्सीडिंग 100 करोड़ है, बट स्क्वायर्ड अप 20 करोड़ बाय द ईयर एंड। अब स्क्वायर्ड अप भले करा हो ईयर एंड में, पर एनी पॉइंट ऑफ टाइम जो है वो 100 करोड़ से तो ऊपर था ना, तो अब इधर इंटरनल ऑडिट एप्लीकेबल होता है। द कंपनी डज नॉट हैव एनी इंटरनल ऑडिटिंग सिस्टम इन द व्यू ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के व्यू में ऐसा है कि इंटरनल ऑडिट जो है मैंडेटरी नहीं है। तो हमको प्रोविजंस को स्टेट करना है एप्लीकेबिलिटी वाले, और कमेंट करना है कि क्या इंटरनल ऑडिट इसमें एप्लीकेबल है। तो हमने पढ़ा ही हमने कि सेक्शन 138 को रूल 13 के साथ पढ़े। तो हमने पढ़ा कि जो लिस्टेड कंपनी है और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में हमको ये देखना पड़ता है कि जो पेड अप कैपिटल है वो 50 करोड़ या उससे ज़्यादा हो इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर में, टर्नओवर जो है वो 200 करोड़ या उससे ज़्यादा हो, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट है 25 करोड़ या उससे ज़्यादा हो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, और आउटस्टैंडिंग लोन और बोरोइंग फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो है वो 100 करोड़ से ज़्यादा हो। उधर एक्सीडिंग 100 करोड़ है रादर देन 100 करोड़ और मोर। प्राइवेट कंपनी में हमने पढ़ा था कि टर्नओवर 200 करोड़ या उससे ज़्यादा होना चाहिए और आउटस्टैंडिंग लोन्स एंड बोरोइंग 100 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, तो एक्सीडिंग 100 करोड़ पड़ा था। तो अब इन द गिवन केस देखे तो इन द गिवन केस में केस को एक्सप्लेन कर दिया है। वो इधर बोल दिया है कि स्टैट्यूटरी लायबिलिटी बनती है कि इंटरनल ऑडिटर को आपको अपॉइंट करना है। तो इंटरनल ऑडिटर को अपॉइंट करना है, एक स्टैट्यूटरी लायबिलिटी बनती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू वन अनदर डिस्कस। तो मैनेजमेंट ऑडिट पढ़ा हमने, ऑपरेशनल ऑडिट पढ़ा, तो क्या वो कॉम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। ऑपरेशनल ऑडिट इज एन ऑडिट ऑफ मैनेजमेंट। रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। Operation audit is an audit for the management. It is undertaking at an instance of management for providing it with information and appraisal of operation and activities. जो हमने पढ़ा था ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑपरेशनल ऑडिट में, तो हम ये 4 ऑब्जेक्टिव इधर लिख सकते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और चेक करता है, इवेल्युएट करता है ऑपरेशंस जो है वो सही तरीके से हो रहे कि नहीं हो रहे। और जो मैनेजमेंट ऑडिट की बात करें तो जो मैनेजमेंट ऑडिट किससे कंसर्न रहता है, मैनेजमेंट ऑडिट कंसर्न विद अप्रेजिंग मैनेजमेंट अकम्प्लिशमेंट। ऑपरेशनल ऑडिट जनरल प्रोसीजर की बात कर रहा है और मैनेजमेंट ऑडिट क्या बात कर रहा है, मैनेजमेंट अकम्प्लिशमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मैनेजमेंट के जो फंक्शन है वो मैनेजमेंट के ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से लिंक में है कि नहीं है, सिंक होते हैं कि नहीं होते हैं। मैनेजमेंट फंक्शन प्रॉपर्ली परफॉर्म हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। मैनेजमेंट डिसीजन एडिक्वेट है कि नहीं है, और जो उनके एक्शंस हैं, डिसीजंस एंड एक्शन, वो मूव टुवर्ड द स्टेटेड ऑब्जेक्टिव है कि नहीं है। तो ऑपरेशनल ऑडिट 3 E's की बात करता है, इफिशिएंसी, इकोनॉमी एंड इफेक्टिवनेस, और जो मैनेजमेंट ऑडिट है वो मैनेजमेंट ऑडिट मैनेजमेंट डिसीजन के ऊपर बात करता है। तो प्रीपोंडेंट व्यू अबाउट द मैनेजमेंट ऑडिट इज दैट इट इज़ वाइडर इन स्कोप। तो मैनेजमेंट ऑडिट का स्कोप वाइडर है कंपेयर टू ऑपरेशनल ऑडिट। हाउएवर अ डिस्टिंक्शन शुड बी मेड बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल ऑडिट। मैनेजमेंट ऑडिट इज कंसर्न विद द क्वालिटी ऑफ मैनेजमेंट, वेयरएज ऑपरेशनल ऑडिट सेंटर्स ऑन क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन। तो उधर ये क्वालिटी ऑफ मैनेजिंग पे फोकस करता है, ये क्वालिटी ऑफ ऑपरेशन पे फोकस करता है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन टू ऑडिट देन इज नॉट इन मेथड बट इन लेवल ऑफ अप्रेजल। ये मेथड को नहीं देखते हुए, ये बेसिक डिफरेंस मेथड का नहीं है, जबकि ये है कि किस लेवल पर वो इवेल्युएट करते हैं। ऑपरेशनल ऑडिट जो है वो बेसिक लेवल पे इवेल्युएट करता है, ऑपरेशनल लेवल पे इवेल्युएशन करता है। मैनेजमेंट ऑडिट जो है वो मैनेजिंग लेवल पे इवेल्युएट करता है।
तो टू ऑडिट आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री टू वन अनदर in management audit, auditor is to make his test to the top level management, its formulation, objective, plan and policies and decision making. तो टू ऑडिट जो है वो कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री टू वन अनदर है. इन मैनेजमेंट ऑडिट, जब हम मैनेजमेंट ऑडिट की बात करें तो ऑडिटर टू मेक हिज टेस्ट एट द टॉप लेवल मैनेजमेंट. तो ऑडिटर है वो जो एक टेस्ट करता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट पे टेस्ट करता है. तो ऑडिटर इज टू मेक हिज टेस्ट टू द लेवल ऑफ टॉप मैनेजमेंट. फॉर्मुलेशन कैसे हो रहा है, फॉर्मुलेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, किस तरीके से वो ऑब्जेक्टिव को फॉर्मुलेट कर रहे हैं, प्लान्स एंड पॉलिसीज कैसे बना रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कैसे कर रहे हैं. इट इज़ नॉट दैट ही जस्ट वेरीफाई द ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल, सिर्फ ऑपरेशन ऑफ कंट्रोल एंड प्रोसीजर नहीं देखता है. एंड फुलफिलमेंट ऑफ एक मिनट एंड फुलफिलमेंट ऑफ प्लान इन कन्फर्मिटी विद द प्रिस्क्राइब पॉलिसीज. तो इट इज़ नॉट दैट ही जस्ट वेरीफाई द ऑपरेशंस ऑफ कंट्रोल एंड प्रोसीजर्स या fulfillment of plans in conformity with the prescribed policies. तो ये सिर्फ ऑपरेशंस ऑफ कंट्रोल, ऑपरेशनल प्रोसीजर, फुलफिलमेंट ऑफ प्लान, ये सब नहीं देखता. वो दूसरी 10 चीज़ें भी देखता है मैनेजिंग डिसीजंस में, जो हेल्प करती है कि वो मैनेजिंग डिसीजन प्रॉपरली ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं. ले दे के वो वैसे सारे मैनेजिंग डिसीजंस पे वो ऑडिट करता है जिसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव पे है. He has to reach the root, ये रूट पे रीच करता है. The functions of top management which lay down objective and policy, provide means and procedure of implementation and control, and which actually engage in direction and control on a continuous basis. The function of top management which lay down objective and policies, तो जो टॉप मैनेजमेंट का फंक्शन है कि वो ऑब्जेक्टिव एंड पॉलिसीज़ को ले डाउन करता है. प्रोवाइड मीन्स एंड प्रोसीजर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, कि किस तरीके से पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, उसका मीन्स एंड प्रोसीजर. एंड कंट्रोल, एंड विच एक्चुअली इंगेज इन डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस. इन एडिशन टू वॉट वुड नॉर्मली बी कवर्ड इन एन ऑपरेशनल ऑडिट, मैनेजमेंट ऑडिट would also encompass the relevance and effectiveness of the aim, duties and decisions of management. So in addition to what would normally covered in operational audit, तो जो ऑपरेशनल ऑडिट में कवर होता है, मैनेजमेंट ऑडिट में क्या इनकम्पास होता है, रेलेवेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एम, ड्यूटीज़ एंड डिसीजन जो है मैनेजमेंट के, वो इफेक्टिव है कि नहीं वेरियस लेवल पे. The view of the analysis made above, which recognize management audit and operational audit are two different exercises having a large area of overlapping jurisdiction. तो ये दो identifiable exercise है जिसमें large area of overlapping jurisdiction है. It may be convenient to consider them together. तो जब overlapping चीज़ें हैं तो उनको togetherly consider किया जाए ताकि डुप्लीकेशन है वो अवॉइड हो सके. And for this purpose, the expression management and operation audit may be acceptable as a management audit which include within the scope all elements of operational audit. क्योंकि देखा जाए तो मैनेजमेंट ऑडिट का स्कोप ज़्यादा है, और इन एडिशन जो मैनेजमेंट ऑडिट में अपन ने पढ़ा है उसमें और रिलेवेंस एंड इफेक्टिवनेस ऑफ एम, ड्यूटीज एंड जो मैनेजमेंट डिसीजंस देखा जाता है, एंड उसमें स्कोप ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ ऑपरेशन ऑडिट इंक्लूड है. तो किस तरीके से हमने रिलेशनशिप बिटवीन मैनेजमेंट एंड ऑपरेशन ऑडिट पढ़ा कि जो ऑपरेशन ऑडिट है वो ऑडिट फॉर मैनेजमेंट है, and it is undertaken at the instance of management for providing with information and appraisal of operations. तो सिंपल सी बात है कि जो ऑपरेशनल ऑडिट की बात करी थी कि ऑपरेशनल ऑडिट जो है एक मैनेजमेंट का ही ऑडिट होता है फॉर प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन. उसमें अप्रेजल ऑफ ऑपरेशंस की बात करते हैं और इन्फॉर्मेशन की बात करते हैं. और अप्रेजल में हमने पढ़ा था ये जो इन तरीके के अप्रेजल की बात करते हैं जो हमने पढ़े थे, ऑब्जेक्टिव जो है, अप्रेजल ऑफ कंट्रोल, अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, अप्रेजल ऑफ ऑब्जेक्टिव्स एंड प्लान्स, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस. तो इन सब की बात करी जाती थी उसमें. तो अप्रेजल ऑफ कंट्रोल, अप्रेजल ऑफ इवैल्यूएशन परफॉर्मेंस, अप्रेजल ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड प्लान्स एंड अप्रेजल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, ये सब चीज़ें की जाती थी ऑपरेशन ऑडिट में. और मैनेजमेंट ऑडिट किससे कंसर्न है? मैनेजमेंट ऑडिट मैनेजमेंट के फंक्शन से कंसिडर है कि मैनेजमेंट का फंक्शन एडिक्वेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मैनेजमेंट के डिसीजन एडिक्वेट है कि नहीं है, और मैनेजमेंट एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव का अचीव कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है. तो मैनेजिंग क्वालिटी पे जाता है ऑपरेशन ऑडिट, ऑपरेशनल क्वालिटी पे जाता है. तो डिफरेंस जो है वो एक डिफरेंस है, वो एक लेवल ऑफ अप्रेजल का है कि मैनेजमेंट ऑडिट जो है वो हाई लेवल पे इवैल्यूएशन करता है, ऑपरेशन ऑडिट जो है ऑपरेशनल लेवल पे इवैल्यूएट करता है. तो लेवल ऑफ अप्रेजल का
अब टू ऑडिट कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री है, क्योंकि मैनेजमेंट ऑडिट तो ऑडिटर टेस्ट करता है टॉप मैनेजमेंट लेवल पे कि वो ऑब्जेक्टिव कैसे फ्रेम कर रहे हैं, प्लान्स एंड पॉलिसीज़ एंड कैसे बन रहे हैं, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से प्लान्स एंड पॉलिसीज़ बन रहे हैं, डिसीजन मेकिंग किस तरीके से हो रही है। इट इज़ नॉट दैट ही जस्ट वेरीफाई ऑपरेशंस ऑफ कंट्रोल एंड प्रोसीजर, सिर्फ वो कंट्रोल ऑपरेशनल प्रोसीजर को ही चेक नहीं करता है कि फुलफिलमेंट प्लान फुलफिल हो रहे कि नहीं हो रहे इन कन्फर्मेंट विद द पॉलिसीज़। उसका ये मकसद नहीं है कि प्लान जो है वो पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग ही फुलफिल हो रहे हैं, वो फिर रूट पे जाता है, वो देखता है कि पॉलिसीज़ कैसे बनेंगी। ये पॉलिसीज़ बनाकर सिर्फ ये चेक करना कि प्लान पॉलिसी से मैच हो रही है कि नहीं हो रही, ये नहीं, वो रूट पे जाता है कि कैसे ले डाउन कर रहे हो ऑब्जेक्टिव तुम कैसे ले डाउन कर रहे हो, पॉलिसीज़ कैसे बनाई जा रही है और कंट्रोल्स को कैसे इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो एंड विच एक्चुअली इंगेज इन डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑन अ कंटिन्यूस बेसिस, और ये कंटिन्यूस बेसिस पे चेक करना रहता है। इन एडिशन जो हम ऑपरेशन ऑडिट में देखते हैं, मैनेजमेंट ऑडिट में रेलेवेंस भी देखा जाता है एम, ड्यूटीज़ एंड डिसीजन का। तो रेलेवेंस एंड इफेक्टिवनेस भी देखा जाती है कि एम, ड्यूटीज़ एंड डिसीजन का, कि मैनेजमेंट का एम का रेलेवेंस देखा जाता है, ड्यूटीज़ का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी अलॉकेट है उसका रेलेवेंस देखा जाता है, डिसीजंस जो मैनेजमेंट ले रही है वेरियस लेवल पे उसका रेलेवेंस देखा जाता है। तो ये 2 आइडेंटिफाइबल एक्सरसाइज है, पर मैनेजमेंट ऑडिट का स्कोप ज़्यादा है जिसमें ऑपरेशन ऑडिट भी कवर हो जाता है, इसलिए बेटर है कि उनको टुगेदरली कंसीडर किया जाए टू अवॉइड डुप्लीकेशन। सो इस तरीके से हमने ये बच्चे पे क्वेश्चन ओवर करे थे। अब इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको अब हम स्टडी करते हैं, ठीक है। तो होप सो ये आपको समझ में तो आया ही होगा, मैनेजमेंट ऑडिट एंड ऑपरेशन ऑडिट के रिस्पेक्ट में जो भी हमने क्वेश्चन नंबर 15 को डिस्कस करा हमने, फिर इंटरनल ऑडिटर के ऑडिट के जो है सेक्शन को उसको रिवाइज कर लिया, और फिर ये क्वेश्चन 13 बचा है, क्वेश्चन 2 बचा है, 2 क्वेश्चन बचे हैं, फिर एक क्वेश्चन नंबर 11 तीसरा क्वेश्चन ईजी बचा है, और ये 4 क्वेश्चन नंबर 9, फिर उसके बाद 7 क्वेश्चन है मेजर डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड ऑपरेशनल ऑडिटिंग। तो इस तरीके से 5 क्वेश्चन बचे हैं जिसको अब हम केटर करते हैं। होप सो आपको ये सब क्लियर हो चुका होगा एक बार।